दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपके साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो आपको प्रीलिम्स में तो कम बट मेंस के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा, एसए के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा। हु विल जज द जजेस। आमतौर पे अगर हम देखें नॉर्मल लाइफ में, अगर मैं हूं या आप हैं, अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, किसी का कुछ पैसा लिया हमने नहीं दिया, या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, किसी से घर किराए पे लिया वो किराया नहीं दिया, कुछ भी इस तरह का करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक डर होता है कि सामने वाला हमें प्रोसिक्यूट कर सकता है, हमें कोर्ट में केस भुगतना पड़ सकता है, और वहां पर जो जज होगा वो हमें सजा भी दे सकता है, हमारे अगेंस्ट कोई पेनल्टी भी लगा सकता है। मीन्स हमें कोई जज करने वाला इस दुनिया में है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि उन जजेस के ऊपर भी कोई जज होता है? क्या उन जजेस को भी कोई जज करता है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं, जजमेंट को सही तरीके से लिख रहे हैं नहीं, जस्टिस जो हमें बताया गया है, जो टाइम लिमिट हमारे लॉज में लिखी गई है, क्या उन टाइम लिमिट्स को फॉलो करके वो अपना जस्टिस डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं? इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और हम बात करेंगे कि जजेस के लिए भी एक अकाउंटेबिलिटी बिल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लॉ होना चाहिए। जो अकाउंटेबिलिटी लॉ ऐसा होगा कि जजेस अगर गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये नहीं मैं बोल रहा कि कोई करप्शन वगैरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, अगर वो अपना काम जो उनका काम है जस्टिस देने का, अगर वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, जजमेंट ठीक से नहीं लिख रहे हैं, जजमेंट सही तरीके से पास नहीं कर रहे हैं, टाइम लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है, उनकी प्रमोशंस भी एक तरह से इफेक्ट उस पर पड़ सकता है, या फिर कोई भी उनकी ट्रांसफर हो सकती है। उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जो लोग हैं वो गॉड फियरिंग तो है ही है, बट कोर्ट फियरिंग भी है। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो है आज भी कोर्ट में ऐसा समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो वहां पर जाकर उनको सजा हो सकती है, पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है, और उनको लगता है कि कोर्ट में जाते ही उनको कुछ जस्टिस भी मिल सकता है। जो लोग अभी तक कोर्ट नहीं गए, उनके मन में, उनके दिमाग में कोर्ट की एक बहुत ही साफ सुथरी छवि बनी हुई है कि कोर्ट में जाएंगे हमें जस्टिस मिल जाएगा। बट ये जो छवि है एक एकदम से टूट जाती है जब वो कोर्ट में पहली बार वहां पर पैर रखता है। मान लो कोई चालान भी हो जाता है, जब आप कोर्ट में भुगतने जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कोर्ट में कितनी भीड़ भाड़ रहती है, कितना कियोस मचा होता है, और कोई भी वहां पर ये नहीं है कि हम जनरली हमारे को बात की जाती है कि वहां पर बड़ा सस्ता प्रोसीजर है, सबको जस्टिस मिलता है बहुत जल्दी। हमें वहां पर जाते ही धारणा टूट जाती है, वहां पता लगता है कि जस्टिस नहीं है, वहां पर बहुत ही एक लंबा प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो ये नॉर्मल हमारे इंडियन मेंटालिटी जो है रहती है, और ये जो मेंटालिटी है हमारी, ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग जजमेंट्स भी मिलती रहती हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, जिसके बेस पे हम सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं ये इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लोग। अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग जजमेंट, जैसे अगर बात करें कुछ साल पहले 2015-16 के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें बोला था कि एक जो सेक्स वर्कर है वो ये केस फाइल नहीं कर सकता कि मेरा रेप हुआ है अगर उसका कस्टमर उसको पैसे देने से मना कर दे। इस जजमेंट की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। इसका मतलब ये मान लिया गया था कि अगर कोई सेक्स वर्कर रेप अलेज भी करे तो भी वो माना नहीं जाएगा, बिकॉज हर बार ये बोला जाएगा कि इसको पैसे नहीं मिले होंगे तो ये रेप अलेज कर रहा है। इसी तरह जजमेंट आई थी एक सुप्रीम कोर्ट की 2016 में। उसने बोला कि नेशनल एंथम जो है हर थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले बजेगा वहाँ पर, और हर कोई पर्सन जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है उस थिएटर में वो खड़ा होगा जस्ट ये शो करने के लिए वो कितना देशभक्त है। जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को एक तरह से वापस भी ले लिया था और गवर्नमेंट को बोल दिया था कि आप इसके ऊपर लॉ बना सकते हो। रिसेंटली अगर हम बात करें पिछले साल की 2020 की बात है, अर्नब गोस्वामी का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था। वहाँ पर अर्नब गोस्वामी को बेल भी दे दी गई थी, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि इस केस में तो बेल दी ही नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आके बोला कि इस केस में अगर बेल नहीं दी जा सकती तो किस केस में आप बेल देंगे? मतलब या तो हाई कोर्ट के जजेस को इतनी समझ नहीं है कि बेल किस केस में देनी है, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी समझ नहीं है, बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों सही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि बेल नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने आते बोला कि बेल इज द रूल नॉट जेल। इसी तरह प्रशांत भूषण का केस देखें, 2020 में कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत बड़े अर्जेंट जो केसेस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट लिस्ट नहीं कर रहा था, बट प्रशांत भूषण के एक बहुत साल पुराने ट्वीट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था, और उसके ऊपर फाइनली ₹1 का फाइन भी उसको प्रशांत भूषण जी को भुगतना पड़ा। इसी तरह एक और केस था, फॉर्मर डीजीपी वहाँ पर पंजाब के इन्वॉल्व थे, और कुछ 30 साल पुराना मामला था। फॉर्मर डीजीपी सुमित सिंह सैनी के ऊपर एफआईआर हो जाती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि इतना साल पुराना मामला है और अभी तक उस विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला, तो हम बेल नहीं देंगे क्योंकि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे केस चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनिंग दी कि जिस केस में 30 साल से
आपको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सुमेध सिंह सैनी को, अब क्या आफत आ गई कि आपको एक ही दम से अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बेल वहां पर ग्रांट कर दी। अगेन कंट्रोवर्सी है कि हाई कोर्ट बोलता है बेल नहीं दे जा सकती, सुप्रीम कोर्ट बोलता है बेल दे देनी चाहिए। तो अगेन सब्जेक्टिविटी है, जज के ऊपर ही है, जो भी वो सोचना चाहे, जिस भी वे में इंटरप्रेट करना चाहे, कहीं पर कोई चेक नहीं है। अब रियल ट्रेजेडी क्या है? अब आम आदमी क्या कर सकता है? अब आम आदमी हमेशा ये नहीं बोल सकते कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फॉलो करे, फिर हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। प्रोसीजर भी बहुत लंबा है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बट रियल ट्रेजेडी क्या है इस हमारे जुडिशल सिस्टम में, कि अगर कोई भी हम रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं इस सिस्टम में, तो जुडिशरी खुद ही उसको ख़त्म कर देती है, उसको किल कर देती है, और जुडिशरी ही चाहती है कि जुडिशरी में कोई रिफॉर्म नहीं आए। यही एक रियल ट्रेजेडी है। एक जेन्युइन रिफॉर्म की ट्राई की गई थी 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी की ये गवर्नमेंट आई थी, स्टार्ट ही हुई थी, वो थोड़े ही टाइम हुआ था, अगस्त 2014 की बात है। तब एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बिल आया और बाद में वो पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया। उसमें यह हुआ था कि जो हमारा पुराना कोलिजियम सिस्टम चलता आ रहा था, जहां पर जजेस जो है बंद कमरों में ही ये बताते हैं कि अगले नए जजेस कौन बनेंगे, ना तो वो क्राइटेरिया बताते क्या है, ना क्वालिफिकेशन बताते, ना ही ये बताते कि ये मेरिट पे हम इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। जस्ट वो ये बोलते हैं कि हमने बोल दिया कि ये जज बनेगा तो अब ये जज बनेगा। ये कोलिजियम सिस्टम एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो है। तो एनजेएसी में ये बताया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जजेस ही सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं उनकी भी कुछ उसमें पार्टिसिपेशन रहेगी जजेस के सिलेक्शन में, सो दैट बेटर जजेस हम सिलेक्ट कर सकें। बट 2015 अक्टूबर में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इंटरवीन किया और इसको बिल्कुल धाराशायी कर दिया। एनजेएसी जो था, एक्ट जो था, उसको ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हम ही अपने सक्सेसर को चूज़ करेंगे, आप इससे बिल्कुल अलग रहिए। अब ये नहीं है कि एनजेएसी से पहले कभी हुआ नहीं, डेफिनेटली हुआ। 2010 में भी इसी तरह का एक बिल आया था, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। इसमें बताया गया था कि हाँ, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो वहीं पे वही एडवोकेट्स हैं जो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से, वही जजेस के तौर पे एलिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में उन्हीं के फ्रेंड्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोस्तों के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिश्तेदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सब्जेक्टिविटी जो होती है, हमारे डिस्क्रिशन है लॉ में, वो वहाँ पर प्ले करती है। देखा जाता है बहुत बार रिलीफ जो है उन्हीं कुछ चुनिंदा वकीलों को मिलते हैं, सभी वकीलों को नहीं मिलते। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें की बात की गई थी जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 में। बट ये भी जो था पार्लियामेंट के हमारे जो लंबे प्रोसीजर हैं उसमें ये भी ख़त्म हो गया। 2012 में ये पास तो हुआ लोकसभा से, बट राज्यसभा तक नहीं पहुंच पाया, और ये उसके बाद से कभी इसके बारे में सुना नहीं गया। तो इसका मतलब ये भी एक फेल्ड अटेम्प्ट ही रही है। तो जो हमारे जजेस हैं वो बात करते हैं कि देखिए आपको क्या ज़रूरत है अकाउंटेबिलिटी जो भी है लॉ की, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एक प्रोविज़न है। वो बोलते हैं इम्पीचमेंट है, कि अगर कोई जज सही तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या मापदंड है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं करता है, तो उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है पार्लियामेंट में। जबकि बात यह है कि वो जो इम्पीचमेंट कहने में तो बहुत ईजी है कि हाँ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट हो सकती है, बट वो एक तरह से प्रैक्टिकली जो है वो इनफेक्टिव ही है। बिकॉज इम्पीचमेंट के लिए 2/3 जो है वहाँ पर वोट चाहिए, प्रेसिडेंट वोटिंग के जितने भी हाउस के मेंबर्स हैं, और वो कभी भी हो ही नहीं पाते। और इसी की वजह से आज तक एक सिंगल जज भी हमारे कंट्री में इम्पीच नहीं हुआ। अगर हम जस्टिस वीरास्वामी रामास्वामी की बात करें तो ये चीफ जस्टिस रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये पहले जज है जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी, और इनको पाया गया था कि ये इनके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई गिल्टी पाए गए थे इरेगुलरिटीज़ के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि इम्पीचमेंट मोशन गया, बट वहाँ पर एमपीज़ ने वोट ही नहीं किया और वो डिफीट हो गया, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग डिफीट होगी। तो वीरास्वामी रामास्वामी पहले जज रहे हैं जिनके अगेंस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। जस्टिस पी.डी. दिनाकरन की अगर बात करें, चीफ जस्टिस रहे हैं सिक्किम हाई कोर्ट के, इन्होंने इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया। तो इनके अगेंस्ट भी ये हुआ कि हाँ इम्पीच नहीं हुए। जस्टिस सौमित्रा सेन की अगर बात करें, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रहे हैं और ये पहले जज रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री में जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन हुआ और पास भी हुआ राज्यसभा में।
इनको पाया गया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स किया है, बट इन्होंने आगे ये इम्पीचमेंट मोशन जाता लोकसभा वगैरह में, इससे पहले ही इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। फिलहाल अभी रिसेंट के जस्टिस दीपक मिश्रा जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इनके अगेंस्ट भी एलिगेशंस थे कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो थे ये अपने जूनियर जजेस को दिए हैं, ना कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो केस दिए। तो इनके अगेंस्ट भी अपोजिशन ने काफ़ी कोशिश की कि इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट किया जाए, बट वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहिए वो नहीं आगे बढ़ पाया। अब इन सब चीज़ों के कारण अगर हम बात करें कि हाँ ये केसेस जो है नहीं ठीक से डील करते, या फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हो क्या रहा है? बेसिक चीज़ क्या हो रही है? तो ये हो रही है जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी बहुत बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के खुद का ये मानना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर मैं बोलूं कि आज मैंने कोई केस फाइल किया है, मैं उसका केस का निपटारा मैं मानूंगा कि हाँ 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, मे बी साल में मिल जाए, बट अगर वही निपटारा या वही डिसीजन जो है मुझे 15 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले, तो वो मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाता है। तो यही अभी प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में हो रही है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन को बिलीव करें, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है, हो सकता है एरर भी हो, तो इसके अकॉर्डिंग अराउंड 4,39,00,000 43.9 मिलियन केसेस जो है इंडिया के हाई कोर्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब पेंडिंग है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के टाइम में अगर हम देखें सारी कोर्ट्स बंद कर रखी है और केसेस की जो भरमार हुई है, पहले ही नहीं सुनवाई हो रही थी, अब और केसेस हो गए। तो ये जो 43.9 मिलियन की फिगर है ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो गई होगी आज के वक्त में। तो ये केसेस की पेंडेंसी को बढ़ा रहा है। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जजेस का नंबर भी कम है, हमें जो उतनी स्ट्रेंथ चाहिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो स्ट्रेंथ भी कम है, और जजेस भी जो है वो इफेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, और वो प्रॉपर मेरिट बेस पे नहीं एक तरह से सिलेक्ट होकर आ रहे हैं, और ना ही उनकी सिलेक्शन के बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी है। कोई भी जज की जजमेंट को कोई चेक नहीं करता कि वो सही है या नहीं। सिंपली जज क्या बोलते हैं कि अगर आपको मेरी जजमेंट ठीक नहीं लग रही, आप हायर कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए, और वहाँ पर वो देख लेंगे क्या होगा। मीन्स उस जज के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, जजमेंट रिवर्स हो जाएगी, वकील को पैसा देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और यही सब चीज़ें होती जा रही हैं। कुछ इंटरेस्टिंग किस्से अगर हम बात करें हमारी इंडियन जुडिशरी के, तो अभी मार्च में ही एक विष्णु तिवारी जी थे, उनको बताया गया कि उनके ऊपर रेप के एलिगेशन थे, और 20 साल जेल काटने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको पाया कि वो रेप के ऑफेंस से बरी हो जाते हैं। 20 साल के बाद 20 साल उन्होंने जेल में काटे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कोर्ट किया? वी आर पेन टू मेंशन दैट इवन आफ्टर 14 years ऑफ इनकार्सिनेशन द स्टेट डिड नॉट थिंक ऑफ एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेजेंट एक्यूज्ड। मतलब 14 साल के बाद जो है स्टेट के पास पावर होती है कि वो उनको कम्यूट भी कर सकती है, बट उस आदमी ने 20 साल जेल में काटे। और उसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आपके ऊपर जो रेप के चार्जेस थे वो गलत थे। उसने 20 साल में क्या कमाया? 600 रुपये। बट इस ट्रेजेडी के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है, ना वो जज नीचे वाले, ना ही ऊपर वाले। ठीक है, कई साल तक इसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, जस्ट बिकॉज वो डिफेक्टिव थी, कोई क्लरिकल एरर था, या फिर कह लीजिए डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे। इसी चीज़ में वो काफ़ी साल इलाहाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में पेंडिंग पड़ी रही इस बंदे की अपील। एक और अगर किस्सा देखें राजस्थान हाई कोर्ट का, वहाँ पर 6 लोगों को 23 साल के बाद वहाँ पर रिहा कर दिया जाता है। 1996 का कोई समलेटी ब्लास्ट केस था, 23 साल उन्होंने जेल में काटे, ना कोई बेल मिली, ना पैरोल मिली उन्हें, और उनको बाद में हाई कोर्ट ने बोला कि आप बरी है। उसका लॉयर भी बोलता है कि इनको नामजद कर दिया था वहाँ पर मल्टीपल केसेस में, बिना किसी बेस के मल्टीपल केसेस में इनका नाम इन्वॉल्व था, और उसके बाद इन सारे केसेस से ये बरी हो गए। बट 23 साल के बाद 23 साल तक उनको जेल में ही रहना पड़ा। तो कौन है अब इसमें? आप बोलें कि हाँ जस्टिस मिल गया, बट 23 साल के बाद, तो उसको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, वो सोचने वाली बात है। अगेन नो वन वॉज अकाउंटेबल। एक और केस मार्च का ही है, दीपक जैशी एक नेपाली सिटीजन है, was ordered to be released by Calcutta High Court from the Dum Dum Central Correctional Home after spending 40 years in judicial custody as an under trial prisoner। 40 साल तक वो जुडिशियल कस्टडी में रहे, और बाद में 40 साल के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो मर्डर के चार्जेस थे कि उसने 1981 में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई मर्डर के इन्वॉल्व था या कोई था, बट वो रिलीज़ हुआ 40 साल। अगेन किसी की भी अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर
हेल्ड नहीं हुई, ना किसी जज की, ना किसी ऑफिसर की, ना गवर्नमेंट की। 40 साल तक वो बेचारा अंदर ही था लास्ट। और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग केस है प्रेमचंद जी का। 1982 में एक सैंपल जो है इनकी शॉप से लिया जाता है, टर्मरिक का, हल्दी होती है जो, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन थे, इन्होंने कुछ अडल्ट्रेटेड वहाँ पर कुछ मिलावट की हुई थी उस हल्दी में। उनका ट्रायल चला फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में, जो चार्जेस लगे कि हाँ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है हमारा, और उसके ऊपर चार्जेस लगे। 1995 में उनको 13 साल के बाद एक्विटल मिल गया। बिल्कुल बेसिक सा केस है कि हाँ वो मिलावट की है नहीं, उसमें भी 13 साल लग गए। 1995 में चलो फाइनली वो रिहा हो गए। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस को फिर से रीओपन कर 14 साल के बाद बोला कि नहीं आप कसूरवार हो, और हाई कोर्ट ने 14 साल के बाद उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया कि नहीं आप गिल्टी हो, आपको सजा होनी चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 11 साल लगाए, और फाइनली 2020 में 1982 का केस था, 2020 में जाकर उसको बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 11 साल अपने पास केस फाइल रखकर। तो प्रेमचंद जी ने 38 साल जो है अपनी जो लाइफ के वो कोर्ट्स में बिताए। जेल में तो नहीं गए होंगे वो, क्योंकि फूड अडल्ट्रेशन में ज़्यादा नहीं होती होगी जेल, बट 38 साल कोर्ट कचहरियों में गए आए, कितना पैसा खर्चा, मेंटल टेंशन रखी, और 38 साल बाद फाइनली चलो अच्छी बात है उनको जस्टिस भी मिला। तो ये हमारा वीडियो था जहां हमने बात की कि क्यों जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है होनी चाहिए, क्यों जजेस के ऊपर भी कोई जज होना चाहिए, क्यों एक वेल रीजन जजमेंट होनी चाहिए जो कि टाइमली आनी चाहिए, और सबको एक तरह से जस्टिस इंश्योर करती आनी चाहिए, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कुछ रख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और हमारा ऑलरेडी अगर आप बात करें तो जुडिशियल जो सर्विसेज के लिए कोर्स है, ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेट्स का जितने भी हैं इंडिया में, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उनको देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स है वहाँ पर, और अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो आप एनरोल कर सकते हैं।